हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर एसके गिरी और आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेव नेचर ऑफ मैटर। वेव नेचर ऑफ मैटर में डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के बारे में। क्लियर? तो लाइट के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जो लाइट होती है वह डुअल नेचर का होता है, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। तो लाइट के पास डुअल कैरेक्टर होता है, डुअल नेचर होता है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। वेव नेचर का प्रूफ इंटरफेरेंस पोलराइजेशन एंड डिफ्रैक्शन से होता है कि लाइट जो है वो वेव नेचर का है। इसकी प्रूफ इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन इनसे होता है। और पार्टिकल नेचर का प्रूफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब ये दोनों हम लोग जान चुके हैं और दोनों पढ़ चुके हैं कि लाइट जो है वो डुअल नेचर का होता है, वेव और पार्टिकल। ठीक है। लाइट के अंदर फोटोन होते हैं। ये भी हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा है कि लाइट के अंदर बाबू फोटोन होते हैं और जो फोटोन जो है उसमें पार्टिकल नेचर है। फोटोन जो है उसमें पार्टिकल नेचर है और लाइट के अंदर वेव नेचर भी है और फोटोन है तो पार्टिकल नेचर भी है। तो इससे देखिए डी ब्रोगली ने क्या निष्कर्ष निकाल लिया, क्या कंक्लूजन निकाल लिया कि भाई अगर फोटोन पार्टिकल है और लाइट के अंदर वेव नेचर क्या है, इसका मतलब है कि पार्टिकल भी, मैटर भी वेव नेचर शो कर सकता है। पार्टिकल भी या मैटर भी कौन सा वेव नेचर शो कर सकता है। क्लियर? यानी कि जो मैटर है अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, जो मैटर है, मैटर लाइक पार्टिकल मैटर बोलिए या पार्टिकल बोलिए, वह भी डुअल कैरेक्टर शो करता है। एक तो वेव कैरेक्टर और दूसरा पार्टिकल कैरेक्टर। ये डी ब्रोगली साहब ने बोल दिए कि भाई जो मैटर्स हैं वह भी डुअल कैरेक्टर शो कर सकता है, वेव कैरेक्टर एज वेल एज पार्टिकल कैरेक्टर। अब देखिए, मतलब जितने भी पार्टिकल्स है, जितने भी मैटर है, जैसे ये बोर्ड, हम, मार्कर, आप, बॉक्स, ये सब कोई एक वेव है, सब कोई एक वेव नेचर शो कर सकता है। ये डी ब्रोगली साहब ने बोले। इसका इनके पास कोई भी प्रूफ नहीं था। मतलब पार्टिकल वेव नेचर है इसने बोल दिया, लेकिन इनके पास इसकी कोई प्रूफ नहीं थी। क्लियर? आगे चल के इसका प्रूफ हुआ जर्मन एंड एवेसन एक्सपेरिमेंट के द्वारा। तो पहले हम लोग डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, उसको विस्तार से हम लोग पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस की जो स्टेटमेंट थी वो क्या थी, उसको लिखते हैं। डी ब्रोगली ने बोला एवरी मूविंग पार्टिकल हैज अ वेव एसोसिएटेड विथ इट। एवरी मूविंग पार्टिकल हैज वेव कैरेक्टर एसोसिएटेड विथ इट। यहां पर लिखेंगे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस की जो स्टेटमेंट है, चलिए इसको लिखते हैं। एवरी मूविंग पार्टिकल और मैटर हैज a wave associated
विथ इट। ये है आपका डी ब्रॉगली की स्टेटमेंट। और बोला कि अगर जो पार्टिकल है वह वेव क्रिएट करता है तो इस वेव की जो वेवलेंथ है वह होगी लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। जो मैटर ने वेव क्रिएट किया है उस वेव की जो वेवलेंथ होगी वह एच बाई पी के बराबर होगा, वेयर H is known as Planck's constant. H is known as Planck's constant, whose value is equal to 6.67 into 10 raised to the power 34 joule second, and P is known as momentum of the पार्टिकल की मोमेंटम है P, और लैम्डा को हम लोग बोलते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ। लैम्डा इज नोन एज डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। क्लियर? तो जो मैटर वेव क्रिएट करता है उसकी वेवलेंथ H बाई P के बराबर होता है, जहां H प्लैंक्स कांस्टेंट है, P मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल है, और जो लैम्डा होता है जो मैटर ने वेव क्रिएट किया है उसकी वेवलेंथ लैम्डा, इसको बोलते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ। क्लियर? अब देखिए ये जो एक्सप्रेशन है H बाई P इज इक्वल टू लैम्डा, ये कहां से आता है? इसके लिए दो इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे। एक तो क्वांटम थ्योरी वाला इक्वेशन E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, और दूसरा आइंस्टीन का इक्वेशन E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके, मतलब एक पार्टिकल नेचर वाला इक्वेशन और एक वेव नेचर वाला इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को इक्वेट किया गया और यहां से लैम्डा की वैल्यू निकाल दिया गया H बाई P। तो चलिए इसकी जो डेरिवेशन है, कहां से लैम्डा की वैल्यू आती है, इसको जरा हम लोग देखते हैं। यहां देखते हैं भाई लैम्डा आता कहां से है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का जो एक्सप्रेशन है लैम्डा इज इक्वल टू H बाई P, कैसे आता है? इसके लिए दो इक्वेशन यूज करेंगे। तो यहां लिखेंगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ब्रैकेट में लिखेंगे लैम्डा। अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए दो इक्वेशन यहां पर लिखेंगे। वी नो दैट एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा जो है लाइट की वेव नेचर को शो करता है, तो जो उसकी एनर्जी आएगी वो एच सी बाई लेमडा। और आइंस्टीन ने बोला कि नहीं भाई एनर्जी के अंदर, सॉरी लाइट के अंदर पार्टिकल नेचर है, और उसके लिए उसने इक्वेशन दिया E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। क्लियर? तो इसको ले लीजिए इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, दोनों लाइट के लिए ही इक्वेशन लिखा गया। लाइट की एनर्जी का ही इक्वेशन है। जब लाइट वेव नेचर शो करता है उसके लिए जो एनर्जी की इक्वेशन आती है इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, और जब लाइट
एक पार्टिकल का नेचर शो करता है, उसके लिए इक्वेशन आती है E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। जब दोनों एनर्जी इक्वल है तो हम लोग लिख सकते हैं यहां से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यहां से mc स्क्वायर इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा। अब यहां से देखिए एक सी से ये सी कट जाएगा, दिस इंप्लाइज m इंटू सी इज इक्वल टू h बाई लैम्डा। हियर m इंटू सी मतलब मास ऑफ द पार्टिकल या मास ऑफ द फोटोन इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, मास ऑफ द फोटोन इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम या स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो मास इंटू वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम ऑफ द फोटोन। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं मोमेंटम को रिप्रेजेंट किया हमने P से, देन P इज इक्वल टू h बाई लैम्डा, और यहां ब्रैकेट में लिखेंगे वेयर P इज इक्वल टू m इंटू सी। दिस इंप्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू h बाई P। ये इक्वेशन हम लोग का आ गया, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई P, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई P। यही डे ब्रोगली ने जो एक्सप्रेशन लिखा था कि ये मैटर अगर कोई भी मैटर अगर मोशन में है तो वह एक वेव क्रिएट करता है जिसकी वेवलेंथ h बाई P के बराबर होता है। क्लियर। और यहां पे जो पार्टिकल का मास होता है या फोटोन की जो मास होती है, दिस मास इज नोन एज काइनेटिक मास, काइनेटिक मास ऑफ द फोटोन। मतलब अगर हम लोग P की वैल्यू यहां लिखे थोड़ा देर के लिए, यहां पर जो मास है अगर हम लोग लैम्डा इज इक्वल टू h बाई m इंटू v, ये तो लाइट के लिए है, और ये किसी भी मैटर के लिए, ये मान लो किसी मैटर की वेलोसिटी है और ये मैटर की मास है, यानी किसी सब्सटेंस या किसी ऑब्जेक्ट का मास है, उसकी वेलोसिटी है, तो ये जो मास है ये काइनेटिक मास है, ये काइनेटिक मास है। तो इसको हम लोग यहां मेंशन भी कर सकते हैं, दिस मास इज नोन एज काइनेटिक मास, काइनेटिक मास ऑफ द मैटर, काइनेटिक मास ऑफ द मैटर। तो यहां से P आ चुका है और P बराबर होता है m इंटू v। यहां पर P बराबर m इंटू जो C हमने लिखा है वो फोटोन के लिए लिखा है। तो फोटोन भी एक पार्टिकल है, और फोटोन के अलावा अगर कोई दूसरा पार्टिकल है, कोई दूसरा पार्टिकल या कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, जैसे ये मार्कर है, मार्कर को हमने v वेलोसिटी से फेंक दिया, तो ये जो आपका मार्कर है उसके लिए हम यूज कर रहे हैं v, मतलब मार्कर की जो वेलोसिटी है, मैटर की जो वेलोसिटी है, उसके लिए हमने यहां पे यूज किया v, और यहां पर P इज इक्वल टू mc किसके लिए यूज किया है? फोटोन के लिए। तो भाई फोटोन एक पार्टिकल है, एक मैटर है, पार्टिकल है, तो मैटर के लिए भी तो यही फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो मैटर के लिए हमने जो फॉर्मूला यूज किया वो v हो गया, वेलोसिटी ऑफ द मैटर, और यहां पे जो c है वो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ द फोटोन। क्लियर। तो फोटोन भी पार्टिकल है, तो यहां पर फोटोन के लिए c यूज करेंगे, और फोटोन के अलावा कोई दूसरा मैटर है तो उसके लिए हम यहां पर v यूज करेंगे। तो यहां पर जो v हो जाएगा, हियर v वेलोसिटी ऑफ द मैटर, वेलोसिटी ऑफ द मैटर। क्लियर। अब काइनेटिक एनर्जी बोल रहे हैं, काइनेटिक मास ऑफ द मैटर, अगर इसको लिए हम लोग फॉर्मूला लिखे, अगर किसी मैटर का रेस्ट मास दिया हुआ है तो काइनेटिक मास कैसे निकालेंगे, इसमें एक रिलेशन है। तो काइनेटिक मास ऑफ द मैटर निकालने के लिए m इज इक्वल टू m0 डिवाइडेड बाई 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर की मदद से आप निकाल सकते हैं किसी भी मैटर की, किसी भी पार्टिकल का
जो काइनेटिक मास है, दिस इज इक्वल टू m0 डिवाइडेड बाई √1 माइनस v² बाई c², जहां m0 क्या है, रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल, रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल या मैटर, रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल या फिर मैटर। क्लियर? यही अगर फोटोन के लिए यूज करते तो फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है। अगर मान लीजिए यही फोटोन के लिए यूज करते तो फोटोन का रेस्ट मास क्या हो जाता, 0। तो ये किसी भी पार्टिकल के लिए रेस्ट मास इज इक्वल टू रेस्ट मास अगर आपको दिया हुआ है तो काइनेटिक मास हम लोग निकाल सकते हैं। काइनेटिक मास इस फॉर्मूला से हम लोग इजिली निकाला जा सकता है। क्लियर? तो ये था डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू h/p। और डी ब्रोगली वेवलेंथ को अदर फॉर्म में हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई डी ब्रोगली वेवलेंथ इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, डी ब्रोगली वेवलेंथ इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, डी ब्रोगली वेवलेंथ इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर। क्लियर? तो इन सारी चीजों को जरा हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ का अनदर फॉर्म, मतलब अदर फॉर्म ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो यहां से हम लोग याद रखेंगे लैम्डा इज इक्वल टू h/p, और इसी इक्वेशन के मदद से काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में वेवलेंथ की वैल्यू निकाल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाल सकते हैं, ये सारी चीजें। चलिए, डी ब्रोगली वेवलेंथ इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। आप लोग बाबू पॉज करके नोट करते रहेंगे, नोट खुद से बनाइए। देंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यहां पे हमने लिखा 1 नंबर डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ इन काइनेटिक एनर्जी, के फॉर काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? यहां पर लिखेंगे वी नो दैट मोमेंटम इज इक्वल टू √2m इंटू के को हमने के से रिप्रेजेंट कर दिया, काइनेटिक एनर्जी को के से। p इज इक्वल टू √2m के। क्लियर? और हम लोग को डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू h/p पता है। इसको जरा इक्वेशन नंबर 1 हम ले लेते हैं। यहां लिख रहे हैं लैम्डा इज इक्वल टू h/p, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए। ठीक है? तो अब काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिखना है तो p का मान इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आ जाएगा। यहां लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ p in equation first, then wavelength is equal to h/√2mk, जहां k क्या है, काइनेटिक एनर्जी, m क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल, h वही प्लैंक्स कांस्टेंट। हम लिख लेंगे एक बार, वेयर m is equal to mass of the particle, k is equal to kinetic energy of the particle, और h के बारे में हम लोग जानते हैं। तो ये हो गया
de Broglie wavelength in kinetic energy या in the form of kinetic energy, यहां सुधार लीजिएगा in the form of kinetic energy, ऐसे लिखेंगे ज्यादा सही है, de Broglie wavelength in the form of kinetic energy। अब देखिए इसको ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। अब इसके हेल्प से हम लोग de Broglie wavelength पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में निकाल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहां पर हमने दूसरा नंबर लिखा de Broglie wavelength in the form of potential difference, PD for potential difference, PD for potential difference। अब मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल है, जिस पर चार्ज की वैल्यू Q है और यह भी पोटेंशियल डिफरेंस में एक्सिलरेट कर रहा है। इसे मान लीजिए यहां पर कोई पार्टिकल है और यह भी पोटेंशियल डिफरेंस में एक्सिलरेट कर रहा है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू भी है और जो चार्ज है उसकी वैल्यू Q है, मतलब पार्टिकल पे जो चार्ज का वैल्यू है वह Q है और भी पोटेंशियल डिफरेंस में ये एक्सिलरेट कर रहा है। मतलब यहां पे लिखे दी चार्ज ऑन अ पार्टिकल, द चार्ज ऑन द पार्टिकल is Q and it is accelerating in PD V, accelerating in potential difference V, PD for potential difference। क्लियर? तो अब देखिएगा कि अगर चार्ज Q पोटेंशियल डिफरेंस V में एक्सिलरेट कर रहा है तो इस चार्ज पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी होगी, चार्ज पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी होगी या जो एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगा? Q इंटू V के बराबर होगा, Q इंटू V के बराबर होगा, यानी कि चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। यहां पे लिख देंगे the charge on the particle is Q and it is accelerated in PdV, then the kinetic energy of the particle is K is equal to Q into V, K is equal to Q into V। तो अब K का मान अगर हम लोग इक्वेशन सेकेंड में उठा के रख दे, K का मान इक्वेशन सेकेंड में उठा के रख दे तो क्या de Broglie wavelength इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा किसी चार्ज पार्टिकल के लिए। तो यहां पर लिखेंगे नाउ या पुट द वैल्यू ऑफ K, यहां से इसके नीचे से आप लिख सकते हैं, यहां देखो बाबू लिख रहे हैं पुट द वैल्यू ऑफ K फॉर काइनेटिक एनर्जी, पुट द वैल्यू ऑफ K इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन। तो de Broglie wavelength इज इक्वल टू H बट्टा 2m K, K की वैल्यू Q इंटू V, K की वैल्यू Q इंटू V, इसका अंडर रूट। तो ये हो गया
de Broglie wavelength in the form of potential difference। किसी चार्ज पार्टिकल का अगर हम लोग वेवलेंथ निकाले इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस तो यही आएगा लैम्डा इज इक्वल टू h बटा 2m q इंटू v। अब देखिएगा इस पर एक छोटा सा नोट्स हम लोग लिखेंगे, या इसको क्वेश्चन बोलिए या इसको नोट्स के तौर पे हम लोग लेंगे। जो वैल्यू आएगा इसको याद कर जाएंगे, और जो इस पे हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, प्रोटॉन के लिए कुछ अलग होगा, न्यूट्रॉन के लिए कुछ अलग होगा। सबसे पहले न्यूट्रॉन पे तो चार्ज ही नहीं है, न्यूट्रॉन नहीं, अल्फा पार्टिकल के लिए कुछ और होगा, प्रोटॉन के लिए कुछ और होगा, इलेक्ट्रॉन के लिए अभी हम लोग निकाल रहे हैं कि मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन अगर भी पोटेंशियल डिफरेंस में एक्सिलरेट कर रहा है तो उसकी वेवलेंथ कितनी होगी। वेवलेंथ मतलब डी ब्रॉगली वेवलेंथ। यहां पे अगर हम वेवलेंथ बोल रहे हैं इसका मतलब क्या है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो चलिए यहां पर एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन अगर भी पोटेंशियल डिफरेंस में एक्सिलरेट कर रहा है तो इसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ का एक्सप्रेशन क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी। इसको आप ले लीजिएगा इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि इसका हम यूज करेंगे। इक्वेशन नंबर 3 का हम यूज करेंगे। चलिए पॉज करके आप लोग नोट कर लेंगे। आप लिख रहे हैं क्वेश्चन बोलिए, नोट्स बोलिए, जो बोलना है बोलिए। यहां आप लिखेंगे एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सिलरेटिंग इन potential difference V। Stop. Find the de Broglie wavelength of the electron। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन के लिए, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन को हमने अंडरलाइन किया, ये ओनली एप्लीकेबल फॉर इलेक्ट्रॉन। जो अभी हम लोग का एक्सप्रेशन आएगा एक फॉर्मूला के तौर पे इसको याद रखेंगे, और ये फॉर्मूला जब भी यूज करेंगे सिर्फ एंड सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए। क्लियर? दिखिएगा कि सॉल्यूशन हमको मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन पता है। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ये मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन हम लोग को पता है। क्लियर? उसके बाद H का मान हम लोग जानते हैं, H इज इक्वल टू 6.67 गुना 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। क्लियर? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग Q से बोले तो Q किसके बराबर होगा, E के बराबर, और E किसके बराबर होगा, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि सर आपने माइनस नहीं लिया, हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड। क्योंकि माइनस साइन लोगे तो वेवलेंथ की वैल्यू निगेटिव आएगा, और वेवलेंथ कभी निगेटिव होगा नहीं, निगेटिव वेवलेंथ कभी नहीं होता है, लेंथ की वैल्यू निगेटिव नहीं होता है। तो यहां पे जो हम लोग इलेक्ट्रॉन की चार्ज ले रहे हैं उस चार्ज की मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन Q इज इक्वल टू -E और -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नहीं, मैग्नीट्यूड लेना है। क्या लेना है? मैग्नीट्यूड लेना है। क्लियर? तो ये चार्ज का इलेक्ट्रॉन का चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है ये हमने ले लिया, मैग्नीट्यूड। क्लियर? अब इसके बाद में जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का एक्सप्रेशन है, अगर हम लोग लिखे, यहां लिखे फ्रॉम इक्वेशन 3 वी नो दैट
इक्वेशन 3 से de Broglie wavelength इज इक्वल टू h बाई अंडर रूट 2m q इंटू v, 2m q इंटू v। अब वैल्यू रखते हैं सारे, 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 31 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू v का अंडर रूट। अब इसमें सारे वैल्यूज कांस्टेंट है, v को छोड़कर सारे वैल्यू कांस्टेंट है, ये बदलने वाला नहीं है, ना तो प्लैंक कांस्टेंट बदलने वाला है, ना तो 2, ना तो ये आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ना तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब के सब कांस्टेंट है। तो क्या किया हमने, इसको ऐसे लिखा, लैम्डा इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 इंटू 9.1 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 31 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 19, और इसको अलग हमने कर दिया इंटू रूट भी। क्लियर, ऐसे लिख दिया हमने। जब इस कांस्टेंट को हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये आता है लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 10 डिवाइडेड बाई रूट भी मीटर। ये मीटर में आया क्योंकि सारी वैल्यू हमने ऐसा यूनिट में रखा है, तो ये मीटर में आ गया। क्लियर। अब 10 की पावर माइनस 10 मीटर को हम लोग एंगस्ट्रॉम बोलते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, हियर लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 डिवाइडेड बाई रूट अंडर भी, किसमें आया, तो एंगस्ट्रॉम में। तो ये फॉर्मूला हम लोग सिर्फ एंड सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए यूज करेंगे कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन 10 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में एक्सेलरेट कर रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन की de Broglie वेवलेंथ क्या होगी। तब यहां पर हम लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 इंटू रूट अंडर 10। जो वैल्यू आएगा वो किसमें आएगा, एंगस्ट्रॉम में आएगा। क्लियर। तो इस एक्सप्रेशन को आप याद रखेंगे। क्लियर। तो ये था हम लोग का de Broglie wavelength in the form of in the form of potential difference। तीसरा हम लोग देखते हैं de Broglie wavelength in the form of temperature, चलिए इसको पॉज करके आप लोग नोट करेंगे, इसको पॉज करके नोट करेंगे। तीसरा नंबर, de Broglie wavelength in the form of टेम्परेचर के फॉर्म में, de Broglie wavelength in the form of टेम्परेचर। मान लीजिए कोई अनचार्ज पार्टिकल या कोई गैस मॉलिक्यूल है, अगर कोई गैस मॉलिक्यूल है तो वो अगर मोशन कर रहा हो तो वो कितने de Broglie वेवलेंथ प्रोड्यूस कर सकता है। तो गैसियस मॉलिक्यूल के लिए हम लोग de Broglie वेवलेंथ निकालना चाह रहे हैं, तो गैसियस मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होता है 3/2 इंटू KT, यहां पर K फॉर बोल्टमैन कांस्टेंट। तो ये मोनोएटॉमिक गैस के लिए है, मोनोएटॉमिक गैस के लिए हम लोग चलो यहां लिखते हैं फॉर मोनो एटॉमिक गैस लाइक हीलियम। हीलियम क्या है आपका, मोनोएटॉमिक गैस है। तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए जो काइनेटिक एनर्जी होता है
वो 3/2 इंटू बोल्टमेंज कांस्टेंट, यहां पर के को हम यहां पे के भी बोल दे रहे हैं, के बी पर बोल्टमेंज कांस्टेंट इंटू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 केबी इंटू टी। यहां केबी क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और यहां टी को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, तो किसी गैसियस मॉलिक्यूल का जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो होता है 3/2 केबी इंटू टी, और ये फॉर्मूला मोनोएटॉमिक गैस के लिए है। यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, कोई गैसियस पार्टिकल है उसके एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी, ये किसकी काइनेटिक एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल या वन मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल K इज इक्वल टू दिस मच। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा इक्वेशन नंबर 2 आया था काइनेटिक एनर्जी वाला एक्सप्रेशन, उसमें इस वैल्यू को फिट कर देंगे। तो यहां से लिख सकते हैं नाउ लैम्डा इज इक्वल टू H/2m, के आया था 2mk, तो यहां पर k की वैल्यू लिख देंगे 3/2 kb इंटू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्यों? यहां पर देखिए ना, जो वैल्यू आया था लैम्डा बराबर H/2mk का अंडर रूट, यहां पर k जो होता है वो क्या है? काइनेटिक एनर्जी। तो इसी k की जगह पे हमने यहां पर लिख दिया जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल है, इसकी वैल्यू हमने यहां लिख दिया। अब यहां से इसको कट करेंगे, ये 2 से 2 कट हो जाएगा। देन लैम्डा इज इक्वल टू H/3m केबी इंटू टी, केबी फॉर बोल्टमेंज कांस्टेंट, याद रखेंगे केबी फॉर बोल्टमेंज कांस्टेंट हम यहां लिख दिए, या के डैश यूज कर सकते हैं। मतलब के जब हम काइनेटिक एनर्जी के लिए यूज कर लिए हैं तो बोल्टमेंज कांस्टेंट को के से नहीं, या तो केबी बोल दीजिए या के डैश बोल दीजिए, जिससे आपको रिप्रेजेंटेशन समझ में आ रहा है उससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया वेवलेंथ ऑफ गैसियस पार्टिकल का। कौन सा वेवलेंथ? डी ब्रॉगली वेवलेंथ। क्लियर? अब देखना, इस एक्सप्रेशन में थोड़ा सा परेशानी आती है। हम लोग को हीलियम गैस के वन मॉलिक्यूल का मास निकालना पड़ेगा। यानी कि हीलियम के लिए अगर निकालना है तो एक मॉलिक्यूल की जो मास निकालेंगे वो क्या हो जाएगा? 4 AMU, और फिर उस AMU को केजी में बदलना पड़ेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो ये एक्सप्रेशन थोड़ा बड़ा होगा, तो हम चाह रहे हैं कि मोलर मास के टर्म में लिख दें। ये हो गया मास के टर्म में, यानी कि गैसियस मॉलिक्यूल के वन मॉलिक्यूल का, गैसियस पार्टिकल के वन मॉलिक्यूल का जो मास है वो m हो गया। तो अब मास नहीं, हम मोलर मास के टर्म में इसको एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। तो जब इसको मोलर मास के टर्म में आप लिखेंगे तो ये आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 25.6 इंटू रूट अंडर मोलर मास, इसको हमने कैपिटल M लिखा, इंटू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये आपका फॉर्मूला आसान हो जाएगा। आप इससे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन यहां पर मास जो है वह एक मॉलिक्यूल का मास, जिसको आपको AMU में निकालना, AMU में रहेगा, उसको फिर आपको केजी में बदलना पड़ेगा। जैसे एक मॉलिक्यूल हीलियम का जो मास लिखेंगे वो 4 AMU, तो 4 गुना 1.6 गुना 10⁻⁻27 kg लिखना पड़ेगा। फिर बोल्टजमैन कांस्टेंट रखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या आएगा? थोड़ा सा आपका कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा। तो इसको हमने सिंप्लीफाई करके लिखा लैम्डा इज इक्वल टू 25.6 इंटू
मोलर मास ऑफ द गैस इंटू का रूट अंडर इंटू एब्सोल्यूट टेम्परेचर का रूट अंडर। अब यहां पे जो लैम्डा आएगी, दिस लैम्डा इज इन एंगस्ट्रम। ये जो लैम्डा आएगी किसमें आएगी बाबू? एंगस्ट्रम में। और यहां जो कैपिटल एम है, इस कैपिटल एम को हम लोग मोलर मास बोलेंगे। मोलर मास, मोलर मास, ये जो कैपिटल एम है वो क्या है? मोलर मास है। अब यहां पर हीलियम की जो मोलर मास है वो डायरेक्ट हम लोग क्या पुट कर सकते हैं? 4। और जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर दिया रहेगा उसकी वैल्यू यहां पुट कर देंगे, तो लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा 25.6 अंडर रूट डिवाइडेड बाई अंडर रूट मोलर मास इंटू अंडर रूट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो यहां पे जो कैपिटल एम हमने यूज किया है, दिस कैपिटल एम इज अ मोलर मास। क्लियर? और ये हमने किस एक्सप्रेशन से यूज किया था? तो यहां पे जो काइनेटिक एनर्जी आया था, इसी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू की जगह पे हमने पुट कर दिया 3/2 इंटू केबी इंटू टी। क्लियर? इसको मिटा दे रहे हैं। तो ये था आपका डिब्रोगली वेवलेंथ का अलग अलग फॉर्म में फॉर्मूले। क्लियर? अब इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे। डिब्रोगली वेवलेंथ पे बहुत अच्छे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्लियर? तब तक आप इसको रिवाइज करते रहिए और आप इसको अच्छे से इसको पढ़ के नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है? थैंक यू।